चलिए जाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारी गुफ्तगू इस वक्त इसी पे चल रही है, एलिल पे। और ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा था, शो हुई आपको? यस सर, हो गई यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लिखा सबसे ऊपर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम लेफ्ट एक राइट, ठीक। अब कैपिटल है और स्मॉल है, कह रहा है एलिल ऑफ द जीन ए, ठीक। इसी तरह कैपिटल बी कैपिटल बी। होमोजाइगस डोमिनेट एलिल पेयर बी, यानी कि फादर के पास से भी कैपिटल बी आ गया और मदर के पास से भी कैपिटल बी आ गया, किसी भी जीन के लिए। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए, या फिर वॉइस के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, हेट्रोजाइगस एलिल पेयर। हेट्रोजाइगस देखिए, अच्छा होमोजाइगस किसे कहते हैं? जब दोनों एलिल एक जैसे हों, जैसे कैपिटल बी होमोजाइगस है, लेकिन कैपिटल है और स्मॉल है क्या है? हेट्रोजाइगस है। यानी कि हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट। हेट्रो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम, ठीक है। अच्छा, लफ्ज जाइगस क्यों इस्तेमाल किया है, कोई बताएगा? ZYGOUS, इंतजार बताए। Why we use the word zygus? ZYGOUS। सर जाइगोट की वजह से। क्या मतलब जाइगोट की वजह से? सर हमारे पास जो इनका जाइगोट जो बनता है उसमें हमारे पास जो होती हैं जीन्स जो होती हैं हेड अलग अलग होती हैं। जैसे आपने पहले इमेज दिखाई वो तो उसमें एक आपके बड़ा जिसमें ई भी था, होंगी। एक था। तो आपका जी जाइगोट सर। बने 20-25 साल हो गए, अब तो आपके जिसमें सर भी तो होंगे। उसी की बात हो रही है ना। हाँ, सर दोबारा रिपीट लेकिन करें। लफ्ज जाइगस क्यों लेते हैं? इस तरह तो आप एक जाइगोट की सर बात करें या इंडिविजुअल की बात करें, एक ही बात हो गई ना। नहीं सर, अब देखिए ना, जो आपने पहले इमेज दिखाई जिसमें कैपिटल ई था और स्मॉल ई था, हम्म। ठीक है सर, वो हमारे पास हेट्रोजाइगस थे। इसमें भी हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों दिखा रहा है ना। जी सर, इसमें हमारा होमोजाइगस भी हेट्रोजाइगस है, क्योंकि हमारा जो जाइगोट बना है दो सेम चीजों से बना है, उसे हम होमोजाइगस कह रहे हैं। नहीं, वो जो मैं डिफरेंट से मेरा बना है उसे हम सवाल ये, हेट्रोजाइगस वो कह तो रहे हैं। ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो बात भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि लफ्ज जाइगस क्यों इस्तेमाल करें? सर आई चलो थिंक जाइगोट की वजह से ही होगा। हाँ, जाइगोट की वजह से है, लेकिन टेक्निक क्या है इसके अंदर? चले मैं बताता हूँ आपको। चले, को बहुत अच्छी कोशिश करी और काफी हद तक इसने अपना इंतजार ने बहुत अच्छा आंसर देने की कोशिश भी करी। वेरी गुड, जजाकल्लाह। देखें, जाइगोट से ही लफ्ज निकला। अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर 23 क्रोमोसोम्स आए बस, एक की तरफ से, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से कुछ नहीं आया, 23 में से एक भी नहीं आया, क्या जाइगोट बनेगा? क्या जाइगोट नो बनेगा? सर। नो सर। इसका मतलब नो सर। जाइगोट दो का कॉम्बिनेशन है। जाइगोट किसका कॉम्बिनेशन है? दो का दो, कमेंट। दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है जाइगोट, ठीक है। अरे इतने सारे स्टूडेंट बेचारे वेटिंग में थे, मैंने किया ही नहीं, एडमिट नहीं किया, ठीक है। जाइगोट दो का कॉम्बिनेशन है, ठीक। इसी तरीके से जीन हमेशा पेयर में काम करती है, जैसे मैंने पीछे बताया। यानी कि अगर जीन सिंगल होगी तो उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा, करेगी भी तो हो सकता है डैमेजिंग कंडीशन में करे, ठीक है ना। इसलिए लफ्ज जाइगोट से लिया गया है। जाइगस इसलिए लिया गया है कि जीन भी हमेशा डबल में काम करती है। जिस तरह जाइगोट दो से मिलकर बनता है, इस तरह हर जीन दो पेयर, दो मेंबर से मिलकर बनती है, फिर वो पेयर बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसको एलिल कहा गया। सेम हुई एलिल, जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर का ब्लैक कलर एलिल, नहीं, कलर कलर का एलिल होना चाहिए। अब ब्लैक कलर या पिंक कलर जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। चले, अब क्या है यहाँ पर? बी होमोजाइगस डोमिनेंट एलिल पेयर, कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस एलिल पेयर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है ना कि सी के साथ डी हो रहा हो, बी के साथ ए आ रहा हो, ए के साथ बी लग रहा हो? ऐसा है कहीं? नो सर। इसका मतलब है कि सर वो फिर जी जी, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा पूरी का पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। अगर होगा तो क्या कहलाएगा? सर कोई ना कोई म्यूटेशन होगी उसमें, कोई ना कोई म्यूटेंट ही म्यूटेशन कहलाएगा। कहलाएगा, बस म्यूटेशन वर्ड आ गया, वेरी गुड, जी सर। म्यूटेशन कहलाएगा। अब वो डिलीशन हो, डुप्लीकेशन हो, मिसपेयरिंग हो, नाइट्रोजनस बेसिस की मिसपेयरिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। अच्छा मेरी और बात सर सुनिए, ट्रांसलोकेशन। ये ए बी सी डी है क्या असल में? ये तो अल्फाबेट्स हैं। सर हमने जस्ट इसका सहारा लिया।
सर जीन सर जीन्स है ना? भाई हमने जीन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ऑन द यस डीएनए सर। इन द क्रोमोसोम, यही पढ़ी थी ना? जी सर। तो यहाँ हम एबीसीडी को जीन क्यों कह रहे हैं? सर ये सिर्फ ABCD हमारा की जगह कैरेक्टर शो करवाने के लिए, हमारे पास सिर्फ हम नेम यूज कर रहे हैं। इसकी जीन का एले लेना, जैसे हाइट वगैरह या फिर आई कलर। अच्छा, सर इसे समझना आसान हो जाता। शाबाश, वेरी गुड। हाँ देखिए, ये कंफ्यूजन अगर साथ साथ क्लियर होंगी ना तो आगे आगे तक आप सही तरह साथ चलेंगे और बेहतरीन रिजल्ट लेंगे। सर वरना प्रोटोक्टिस्टा बन जाते हैं। हाँ, मिक्सिंग हो जाएगी सारी, सही कह रही। अच्छा देखिए, अब फॉर एग्जांपल ए जीन आप कंसीडर करते हैं आई कलर की। अब जो आई कलर की जीन जिस क्रोमोसोम पर होगी और जिस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस के ऊपर वो पोजेस करती होगी, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के आई कलर की जो जीन है उसकी नाइट्रोजीनस बेसिस सीक्वेंस क्या है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है नहीं है? तो मेंडल ने एक काम किया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि साइंस हाथ खड़े कर लेती है भाई, इससे आगे नहीं पता हमको। हम नहीं बता सकते कि कलर की जीन की नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस क्या है, हम नहीं बता सकते कि रेड की कौन सी है, ब्लैक की कौन सी है, हाइट की कौन सी है, नोज की शेप की कौन सी है, कान की शेप की कौन सी है। वी कांट अंडरस्टैंड, इतनी बारीकी में जा ही नहीं सकते हम। यहाँ तक भी पहुंच गया तो बड़ी बात। तो अब अगर मैं कलर, फॉर एग्जाम्पल ए कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटिंग द रेड कलर ऑफ आई और स्मॉल ए रिप्रेजेंटिंग द पिंक कलर ऑफ आई, और अगर मैं पिंक की नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस देखने लगूं तो दैट इज ऑलमोस्ट, जैसे इंतजार ने कहा कि इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द। और अगर पॉसिबल होता भी, चले मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि पिंक कलर की जीन पता लग जाती है आंख की कि भाई ए टी टी जी जी सी 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 टी टी ए, तो अगर मुझे पिंक कलर की जीन लिखनी होती तो मैं कितनी पूरा बड़ी पेज कर नाइट्रोजन, जाता। तो नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस लिखता। एक तो मुझे उसको याद करना मुश्किल, उसका समझना मुश्किल, उसका समझाना मुश्किल, उसका पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर लिखना मुश्किल कि इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो सारी चीजें जम्बल्ड हो जाती है। इसलिए मेंडल ने एक जबरदस्त काम ये किया कि उसने सिंपली वेरिएबल्स को चुना कि वो जीन को उनसे वेरिएट कर देगा, यानी कि जीन को उनका नाम रख देगा। जस्ट फॉर, कहते ना, फर्ज करें, फॉर इंस्टेंस वाली बात, ठीक है ना, फर्ज कर ले कि ए कलर इज आई कलर जीन, अंडरस्टैंड होगी बात? तो इस तरीके से हमारे पास इन्होंने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया ताकि हम चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। कैपिटल लेटर किसके लिया? डोमिनेट के लिए लिया। स्मॉल लेटर किसके लिए लिया? रेसेसिव के लिए लिया। इसलिए हम गिनती क्यों यूज नहीं करते कि गिनती में स्मॉल और कैपिटल लेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नहीं होता, एबीसीडी में होता है। इसलिए उसने बड़ा आसान रास्ता अल्फाबेट्स को चुन लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसलिए अब देखिए सारी चीजें डी डी और क्या कहना, होमोजाइगस रेसेसिव एलील पेयर। अब अभी दोनों डी हैं, मुझे बताएं, अब दोनों डी हैं, क्या होगा, कौन सा काम करेगा? सर रिसेसिव ही काम करेगा। सर ऐसे भी है ना, दोनों डी है ना, दोनों करेगा काम। अब दोनों में से कोई सा भी कर लेगा क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है। सर लेकिन डोमिनेंट काम करेगा ना, रेसेसिव क्यों करेगा? डोमिनेंट है ही नहीं, डोमिनेंट यहाँ पे है ही नहीं। स्मॉल डी में कैपिटल कहाँ है? सर तो मतलब अगर ये हाइट की है तो सर, अगर ये हाइट की है तो दोनों की हाइट सेम है। हाँ, तो बच्चे की हाइट भी उतनी चाहिए। नहीं मतलब अगर ये दोनों वो है रिसेसिव है तो ये सेम हाइट के होंगे, जो दोनों एक जैसे डी डी आ रहे हैं। यकीनन इनका फिनोटाइप एक ही होगा, यही पूछना चाह रही है ना? यस सर, इनका फिनोटाइप सेम होगा। भाई कैपिटल सी के साथ फिनोटाइप सेम होगा। जैसे कैपिटल बी लिखा हुआ सेकंड में लिखा हुआ है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। यस जो पहला वाला बी काम करेगा वही दूसरा वाला भी काम करेगा, दोनों में से कोई भी कर ले, ठीक है सर मतलब इसमें रिसेसिव नहीं होगा कोई भी? ये हाँ, उसमें कोई भी रेसेसिव नहीं है, इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सही। ठीक है। इस तरह कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर नीचे आ जाइए जनाब एफ एफ, ठीक है, डी डी। अब इसके अंदर आपको दो चीजें पता लगी। पहली बात तो ये
कि अल्फाबेट्स क्यों लिए गए, ठीक है। दूसरी बात ये कि कैपिटल क्यों है और स्मॉल क्यों है, ठीक है। तीसरी बात ये कि डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दोनों में से कोई एक डोमिनेट है तो वो काम करेगी, लेकिन अगर दोनों रेसेसिव है तो कोई भी काम कर ले। इसी तरह अगर दोनों डोमिनेट है तो कोई भी काम कर ले, लेकिन काम अगर डोमिनेट है तो डोमिनेट करेगी, अगर डोमिनेट नहीं है तो फिर रेसेसिव करेगी। ठीक होगी बात। और एक चीज लिखिए, जीन लोकाई, LOCI, लोकाई इज द प्लूरल, लोकस LOCUS इज द सिंगुलर। लोकाई और लोकस कैसे कहते हैं, द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे जीन की खास फिजिकल पोजीशन इज दैट इज नोन एज द लोकस या लोकाई, ठीक है। अब सेंटर में हो, टॉप पर हो, मिड में हो, कहीं पर भी हो, उसकी लोकेशन है। सर क्रोमोसोम्स के अंदर ये एलील होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, हाँ क्रोमोसोम में तो एलील होते हैं। जैसे आपको ये समझा रहे हैं, ये क्रोमोसोम ही तो है, एलील ऑफ द जीन ए और बी क्रोमोसोम ही तो है ये। और ये जो ए और स्मॉल और कैपिटल है, असल में ये नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, हमने उसको एक नाम दे दिया आसान करने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी करेक्ट। सर जैसे आपने बताया था 2 एलेल्स होते हैं, अब जैसे डोमिनेंट जो है एलेल है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या उसमें जैसे खराब हो गई तो वो रेसेसिव काम करेगी? हाँ, अगर डोमिनेंट डैमेज्ड है या एब्सेंट है। अच्छा सर, वो ठीक है सर। रेसेसिव काम, क्योंकि देखिए नाक का टेढ़ा मेढ़ा होने से बेहतर है कि नाक का छोटा हो जाए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो अगर डोमिनेंट जीन डिस्टर्ब कर रही है, आई कलर को डिस्टर्ब कर रही है, आई शेप को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी जगह रेसेसिव जीन काम कर ली, ठीक है। अच्छा एक वो भी होती है, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था जब सेल साइकिल पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, चेक पॉइंट 3 चेक पॉइंट्स हैं। तो चेक पॉइंट्स में चेक होता है कि जो जीन बनी है या क्रॉसिंग ओवर हो गई है, या जो नए सेट ऑफ द जीन बने हैं, या ट्रांसक्रिप्शन वो अपना जीन रिप्लिकेशन हो गई है सिंथेसिस फेज के अंदर, तो सही भी हुई है या कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो चेक पॉइंट उसको रिजॉल्व करता है पहले, फिर वो अगले स्टेज में देता है। इतना अल्लाह ने जबरदस्त सिस्टम लगाया है कि एरर आने के चांसेस 0% है खुदा के निजाम के अंदर, एरर आने के चांसेस। लेकिन फिर भी अगर उन तमाम चेक पॉइंट से गुजरने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अब तो उस प्रॉब्लम में सामने आना ही है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या बहुत सारी कोई चीजें दूसरी। जीन पूल की एक और भी बड़ी अच्छी थी मेरे पास, देखिए जनाब, ये भी एक वही डॉग्स वाली, उसी तरह की एक और, ये तो अब समझ में आ रही होगी अच्छी तरह। That is the example of gene pool. समझ आ रही है भी एग्जाम्पल सारी? सर तो एक तरफ पिंक एक तरफ ब्लू है, ऐसा क्यों? एक तरफ ये एक तरफ पिंक वो तो और एक तरफ ब्लू कलर शो होता है। अब पिंक के अंदर आप अल्फाबेट देखें और ब्लू में अल्फाबेट देखें। सर डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ब्लू में, पिंक में ज्यादातर डोमिनेंट है, रेसेसिव कम है। ब्लू में रेसेसिव और डोमिनेंट तकरीबन बराबर है। वहां की वेरिएशन देखें, पिंक में वेरिएशन देखें। अच्छा पिंक से जो लाइट पिंक ऊपर है उसकी वेरिएशन देखें। अब आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा है कि जितने अल्फाबेट्स मिक्सअप है उतना ज्यादा इनोवेटिव बच्चा होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। यस सर। जितने ज्यादा अल्फाबेट्स कम है उतनी जीन कम मिली है, जितनी जीन कम मिली है उतनी इनोवेशन कम हुई है। बच्चा सादा सा अपने पेरेंट्स जैसा ही है या अपने अबाव अजदाद जैसा है। इसलिए कहा गया कि अगर अब सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा जो बताना चाह रहा हूँ, कि अगर एक ही खानदान हो, जैसे ये पर्पल वाला बीच में जो है, तो जब यही इसी खानदान का बंदे की शादी दूसरे खानदान वाले, इसी खानदान वाले से हो जाएगी, तो उसके पास, दोनों के पास सिमिलर काइंड ऑफ द जीन्स मौजूद है फॉर ऑल कैरेक्टर। तो जब वो मिक्सअप होंगे दोनों, मियोसिस होगी इन दोनों की आपस में, कपुलेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, बेबी बनेगा, तो बेबी में इनोवेशन के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम। ठीक है। लेकिन अगर पर्पल जीन वाला जाके पिंक जीन वाले से मिल, पर्पल पोर्शन वाला, ये वाला पिंक से मिल जाए, बताए वेरिएशन कम होंगी ज्यादा होंगी? फिर ज्यादा वेरिएशंस होंगी। अच्छा ठीक है, एक और बताएं, अगर ये स्काई ब्लू
जो है फिरोजी कह लो, ये जाके पिंक से मिल जाए तो सर तभी वेरिएशंस होंगी, तब भी ज्यादा वेरिएशंस होंगी। ज्यादा होंगी। वेरिएशन तो है, कितनी होंगी? सर ज्यादा होंगी। मोस्ट इफेक्टिव सर ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा हो सकती है। ये लाइट पिंक वाला लाइट ब्लू वाले से मिले तभी सर बहुत ज्यादा होंगी। सर जब भी ज्यादा होंगी, ज्यादा एज कंपेयर टू अगर ये लाइट ब्लू वाला पर्पल से मिले, जी सर। है ना? तो अब आप देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखने में कितनी सादा सी पिक्चर है, लेकिन कितने बड़े कॉन्सेप्ट रखती है अपने अंदर। सो गएंगे सब? नो सर जागे में। जी सर जी, जागे हुए हैं या ज्यादा जाग गए हैं? सर जाग रहे हैं। नहीं सर नॉर्मल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी सादा, देखने में कितनी सादा सी तस्वीर है। अच्छा, अभी हमारे पास नई स्टूडेंट आई है शाकिरा जो है, इनको कितनी बात समझ में आ रही होगी? क्या आप जितनी समझ में आ रही होगी? सर हम जितनी तो नहीं आ रही होगी, लेकिन सर कुछ कुछ तो उसकी वजह सीख क्या ही है? जाएंगे सर, थोड़ा उसकी थोड़ा। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अभी शुरू किया है। अभी शुरू किया। अच्छा, आप लोग क्यों समझ पा रहे हैं इतनी बात है? सर हमने पहले तो शुरू किया हुआ है। किस आपके 1.5 महीना हो गया। आपके जिस्म में किस चीज ने ग्रूम किया? नॉलेज। नॉलेज ने किस चीज को ग्रूम करवाया? सर लर्निंग हमारे ब्रेन को। स्टडी ने। ब्रेन को। ब्रेन के अंदर भी एक और चीज होती है, अक्ल। अक्ल अकल को करवाया। अक्ल को। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकल की जो खुराक है वो इल्म है। अकल की खुराक खाना पीना नहीं है, अकल की खुराक क्या है? इल्म है। इंसान अपनी अकल को बुलंद करना चाहता है तो वो इल्म हासिल करे। इसलिए अल्लाह का सबसे पहला हुक्म इंसान के लिए क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल, पढ़ अपने रब के नाम से। लेकिन इस हुक्म को जरा सही तरह समझ लें, पढ़ अपने रब के नाम से, यानी कि जो कुछ पढ़े साया खुदा के नाम पे पढ़े। बेशक अगर आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद साया खुदा को अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये इल्म आप में तकब्बुर लाएगा, गुरूर लाएगा। आप बड़े आदमी पैसे के हिसाब से जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़े इंसान नहीं बन सकते कभी भी, याद रखें। अगर बड़ा इंसान बनना है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, एक लफ्ज पढ़े, खुदा की रहमत के साए में पढ़े। जो कुछ करें मेरे खुदा ने किया, करवाया मुझसे, करवाया मेरी जात से, लेकिन करा खुदा ने, उसी ने मुझे ये अहलियत दी थी। तो याद रखें, अकल को गुरूम करने की सिर्फ एक ही चीज है, इल्म। और इल्म जब अकल को गुरूम करती है तो इंसान में इज्जत इंकिसारी आती है, और इज्जत इंकिसारी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? ज़बानी कलामी नहीं, इंसान वो इल्म फिर दूसरों को बांटता है, दूसरों को देता है, दूसरों को सिखाता है, देना शुरू कर देता है, ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, ये जीन पूल की हमारे पास एक और कहानी आ गई। ठीक, चले भाई जरा रीडिंग कर ले इसकी, जरा तो समझ में आएंगी बातें आपको। Gene pools. A gene pool is the combined genetic information of all the members of a particular population. Recall that a population is a collection of individuals of the same species in a given area which share a common group of genes. शाबाश, continue. A gene pool typically contains 2 or more alleles or forms of certain genes. Example, mouse population may have 2 or more alleles for 4 colors. The gene pool for the gene pool for the trait for color is the combination of all the alleles is the population. The relative frequency of an allele is the number of times that allele occurs in a gene pool compared to the number of times other alleles occur. जी भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा सब कुछ वो यहाँ पर आपके पास रिटन फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? जीन पूल जो है, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। एक जीन पूल जो है वो कंबाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक खास इलाके में रहने वाले एक जैसे ऑर्गेनिजम्स की। अगर आपके इलाके में बिल्लियां हैं, और यकीनन होती है, तो आपको अपने बचपन से लेके अब तक
नौजवानी तक और फिर जवानी तक, फिर इंशाल्लाह डेढ़ उम्र तक आपको उसी कलर की बिल्लियां नजर आएंगी, कोई नई चीज आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कोई नई बिल्ली नजर आएगी ना, आप फौरन उसको चेक करेंगे ये कहां से आ गई। ठीक है, क्यों? आपको फौरन क्लिक होगा कि नहीं यार ये बिल्ली तो हमारे महल्ले इलाके में वाली बिल्ली, पता लगेगा नहीं भाई वो पड़ोस से लेके आए वहां से, बाहर मुल्क से या किसी से मंगवाई है उन्होंने। क्यों? एक्चुअली वो उस जीन पूल की बिल्ली नहीं है। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये दो लाइनें ऊपर की मैंने समझा दी, तीसरी आ जाए नीचे। एक जीन पूल के अंदर टिपिकली कंटेन द 2 और मोर एलील, 2 या 2 से ज्यादा एलील होते हैं एक कैरेक्टर के लिए। मसलन आपको बिल्लियों का कलर नजर आता है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, ब्राउन एंड व्हाइट भी है, यही मोस्टली आपको कलर नजर आते हैं। या चीता प्रिंट बिल्ली नजर आ जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ग्रे वाली, ठीक है ना, ये नजर आती है मोस्टली। तो वो कह रहा है कि ये सब कलर है किसके? फर के। फर मतलब उनके ऊपर जो स्किन है, बालों के। अब वही यानी कि एक फर कलर के 4 या 5 एक्सप्रेशन है। कौन सी एक्सप्रेशन? ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ये सारे इसके। उसने माउस पे एग्जांपल रख के बता दी। अब वो कह रहा है जितनी भी कलर की जीन्स मौजूद हैं इलाके की बिल्लियों में, दैट विल बी नोन एज द एलेलिक जीन एलेलिक पूल, यानी कि वो उसके अंदर तमाम जो है कलर की जीन जितनी भी वो सब पूल कहलाएंगी उस फर कलर की। इस तरह आंखों का कलर देख ले बिल्ली का, दुम का स्टाइल देख ले, सीधी दुम टेढ़ी, सब करेक्टर की देख सकते हैं। सबसे एंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है जनाब? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलेल इज द नंबर ऑफ द टाइम्स एलेल अकर्स इन अ जीन पूल कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ द टाइम और द एलेल अकर्स। क्या बात बताना चाह रहा है कि एक खास, आप देखेंगे कि जब बिल्ली एक साथ 6-7 बच्चे देती है, 5 बच्चे एक जैसे होते हैं, एक बच्चा अलग होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. हमारे महल्ले में जो है बिच और डॉग जो है बच्चे देते हैं, सारे बच्चे एक जैसे, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, एक ब्लैक एंड व्हाइट है या एक पूरा ब्लैक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन, यानी कि एलील जो होता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चल रहा होता है। ज्यादातर फ्रीक्वेंसी उसकी बिल्कुल एक जैसी सेट होती है, लेकिन कभी कभार फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नया सेट ऑफ द जीन बन जाते हैं। तो होता है 5 बच्चे तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सब में फ्रीक्वेंसी है, एक बच्चा डिफरेंट हो गया। तो ये सारे हमारे पास इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट है जो हमारे डेली लाइफ के हैं, जिसको हम रोज देखते हैं। ठीक है, जीन पूल की पॉपुलेशन और ये सारी चीजें हमारे पास अंडरस्टैंड हो गई। तो आज हमने सिर्फ 2 टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी, क्या? जीन पूल और एलील किसे कहते हैं। ठीक है, इसके इसी इन 2 लफ्जों के साय में हमने डोमिनेंट और रेसेसिव का कानून भी पढ़ा कि व्हाट इज द डोमिनेंट एंड व्हाट इज द रेसेसिव। हमने ये भी पढ़ा कि जनाब ए बी अल्फाबेट्स क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये भी आ गई, देखें एग्जांपल ऑफ द एलील। ठीक है, पी प्लांट में क्या है? टॉल और डॉर्फ। ठीक है, अच्छा मैंने कल एक पिक्चर शेयर करी है, कल मैंने कुछ लेक्चर्स की, उसमें से एक पिक्चर मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूं और मैं आपको बताता हूं व्हाट इज बेसिकली द जीनोटाइप एंड व्हाट इज बेसिकली द फिनोटाइप। मैं अभी समझाता हूं आपको, जो मेरा ये बोर्ड का लिखा हुआ लेक्चर है। रिप्रोडक्शन, यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बात करें। नो सर। इतना हो नहीं सकता कि इतनी मुश्किल स्टडी कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन ही ना हो। सर आप समझा समझ में आ रहा है सर। अल्लाह करे जो समझा रहा हूँ समझ आ भी रहा हूँ। सर आ रहा है। वही कर रहा हूँ, अल्लाह करे वही आ रहा हो जो मैं चाह रहा हूँ, या जो असल हकीकत है। सर आप आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा पहुंचेंगे ना टॉप पर। और कितना ऐसे चलूं, दिन में एक टॉपिक पढ़ाया, जीन पूल और एलील। आप तो पढ़ा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझ के पहुंचेंगे ना, पढ़ेंगे और मोर स्टडी करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ, इतना सिलो तो चल रहा हूँ, इतना सिलो तो कछुआ भी नहीं चलता। अरे भाई किधर गई सेल साइकिल?
सर आप व्हाट्सएप में से जाके निकाल लेना जहाँ पे आपने सेंड की थी। अबे हाँ सर, ये यार, तो ये बात जितने- भी ठीक, ये भी ठीक है, व्हाट्सएप में जाके निकाल, किसी ग्रुप पे सेंड की थी ना यस सर, हमारे ग्रुप पे सेंड की थी। यार। मैं कंप्यूटर पर हूँ ना, तो वो थोड़ा सा लोड करने में टाइम लगेगा, मोबाइल में तो आ जाती है। बॉयज में जो देखो, बॉयज की ट्रांजेक्शन्स कम होती है बेचारे, गर्ल्स की ज्यादा होती है। सर ये भी किस्मत की बात है कि वहाँ पे कम हो रही है। हाँ, और ये डाउनलोड में दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको भी पिक्चर में क्या दिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज द जीनोटाइप एंड व्हाट इज द फिनोटाइप। ये दो चीजें मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ कि बेसिकली जीनोटाइप किसे कहते हैं और फिनोटाइप किसे कहते हैं। मेरा ख्याल है हाँ, ये मिल गया, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन से मिल गया। कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मटर का पौधा है उसमें कौन कौन सी जो है आपके पास करेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, और वो किस तरीके से जो है वो मेंडल ने किस तरीके से उनको अल्फाबेट दिए हैं, उसको अंडरस्टैंड करवाया है, ताकि हम आगे यही पढ़ेंगे। ये पिक्चर शेयर हो रही है बेटा आपको? नहीं हो रही? नो सर। सर फिलहाल तो नहीं हो रही। अब होगी। यस सर, हो गई। ठीक है। अब ये मेरा एक गिवन लेक्चर है, मेरा ख्याल है प्रेस्टन कॉलेज का, पता नहीं कहा था, हाँ प्रेस्टन कॉलेज का ये शायद। ठीक है। अच्छा देखिए क्या है, टॉपिक हेडिंग है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। क्या लिखा हुआ? स्टडी ऑफ जीन। स्टडी ऑफ जीन्स। अब करेक्टर्स बेस्ड ऑन द जीनोटाइप। ठीक, यानी कि जीनोटाइप पे कौन कौन से करेक्टर बेस्ड। प्लांट कौन सा है हमारे पास? पी प्लांट। पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? वेरिएशंस। यानी कंट्रास्ट क्या क्या। ठीक, पहली चीज क्या है उसका, एक ऑर्गन कौन सा? फ्लावर। फ्लावर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कलर। कलर। कलर उसके दो हैं, पर्पल और वाइट। कलर एक करेक्टर है, और से सुनिएगा, कलर एक करेक्टर है, उसकी एक्सप्रेशन कितनी है? दो। कौन कौन सी? पर्पल और वाइट। तो कैपिटल पी से लिखा है, व्हाइट को स्मॉल पी से, क्यों? सर वो डोमिनेंट और पर्पल डोमिनेंट है और वाइट। ठीक है। पर्पल क्या है बेसिकली? फिनोटाइप है या जीनोटाइप है? तो फिनोटाइप। फिनोटाइप। और पीपी क्या है? जीनोटाइप। तो जब अल्फाबेट लिखते हैं दैट इज द जीनोटाइप, जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज द फिनोटाइप। अंडरस्टैंड? यस सर। यानी कि फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर, जो नजर आता है, जो दिखता है। ठीक है। अरे यार पार्टिसिपेंट वेटिंग में तो नहीं है? हाँ नहीं है। ठीक है। अच्छा इधर आ जाइए जनाब। दूसरी चीज क्या है? दूसरा कैरेक्टर हाइट के दो एक्सप्रेशन, टॉल और ड्रॉप। टॉल एंड ड्रॉप। किससे शो किया? टी स्मॉल डबल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा कैपिटल टी होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? सर होमोजाइगस। होमोजाइगस। सर ये है, वो भी होमोजाइगस। सर ये भी होमोजाइगस। हाँ, क्या फर्क है दोनों? सिर्फ कैपिटल और स्मॉल का फर्क है। सर एक डोमिनेट है एक रिसेसिव। हाँ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ओके हो गई बात। आ जाइए जनाब नेक्स्ट। सीड एक ऑर्गन, सीड का करेक्टर कलर भी है और शेप भी है। शेप के दो एक्सप्रेशन क्या? राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड को किससे? कैपिटल आर। रिंकल को स्मॉल आर। अंडरस्टैंड हो गई बात? पता लगा राउंड रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है। सही? यस सर। आ जाइए जनाब आगे। येलो एंड ग्रीन, किसका? ग्रीन का कलर। येलो एंड ग्रीन। येलो कैपिटल वाई से, वाई स्मॉल वाई। पॉड कहते हैं फली का, फली को, यानी जो फली पूरी आपके हाथ में होती है। फली का शेप और फली का कलर। शेप की भी दो एक्सप्रेशन है, स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टेड। स्मूथ मतलब प्लेन, कंस्ट्रक्टेड मतलब जो मटर के छिलके के साथ गोल गोल हो रही होती है।
छिलके से चिपकी हुई होती है। ठीक हो गई? इधर आ जाइए। इसी तरीके से पॉट का कलर येलो एंड ग्रीन, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इस तरीके से हमारे पास सारे कैरेक्टर हो गए, उनकी जीनोटाइप भी हो गई। ये आ जाइए जनाब, ये लिखा हुआ हमने। जीनोटाइप दो किस्म की हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। एक क्या करेगी? डोमिनेंट, खुद को जाहिर करेगी। दूसरी कौन सी होगी? खुद को छुपा लेगी। उसे क्या कहेंगे? रेसेसिव होगी। रेसेसिव। समझ में आ रही है सारी बात है? अच्छा, यस सर। हाँ। यस सर। अब क्या बात हुई? अब हम क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जरा गौर से समझिए। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, बस ये आखिरी बात करेंगे हम। हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं? होमोजाइगस जीन हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। होमोजाइगस किसे कहते हैं? टू जीन्स हैव सेम स्ट्रक्चर। ठीक है जनाब। ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेटेरोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है? हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर? हेटेरोजाइगस। मेरा आपसे सवाल, अब जरा सवाल का जवाब दीजिएगा मेरा। अगर किसी पौधे के अंदर पेरेंट्स के बाद बच्चे में जीन जाती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, टी किसके लिए है? टी किसके लिए? हाइट के लिए, डोमिनेंट हाइट। टी के लिए। अगर किसी बच्चे के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन जाती है, बच्चे की हाइट टॉल होगी या डॉर्फ होगी? टॉल होगी। टॉल। जल्दी बताएं सारे। टॉल। सर टॉल होगी। टॉल होगी सर, टॉल। क्यों होगी? क्योंकि कैपिटल कैपिटल डोमिनेंट जो है जीन वो मौजूद डोमिनेंट है, और जब डोमिनेंट जीन मौजूद होगी तो रेसेसिव छुपा लेगी और टॉल अपने आप को जाहिर कर लेगी। डोमिनेंट इसी तरह येलो एंड ग्रीन, इसी तरह राउंड एंड रिंकल। ओके, यस सर। चलो भाई आगे आ जाइए। कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, कैपिटल वाई होमोजाइगस येलो, स्मॉल आर होमोजाइगस रेसेसिव फॉर शेप। ठीक है, इसी तरह एस जो एस और एस आर, एस थी स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टेड पॉड शेप, तो स्मूथ वाली कंस्ट्रक्टेड पे डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा ये सारी डोमिनेंट और अगर मैं ये होमोजाइगस है और लेफ्ट वाली क्या है हमारे पास? हेटेरोजाइगस है। ठीक है, ये क्या है जरा ये बताइए? कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस रेसेसिव डॉर्फ है? होमोजाइगस टॉल। नीचे वाली? चलो होमोजाइगस। नीचे, उससे नीचे वाली? होमोजाइगस शेप भी होमोजाइगस। राउंड। शेप भी होमोजाइगस। हाँ, होमोजाइगस राउंड। अच्छा, ये हेटेरोजाइगस राउंड। ठीक है, अच्छा इसका बिल्कुल अपोजिट होमोजाइगस टॉल। ओके, इसके बाद ये क्या है? होमोजाइगस शेप येलो। होमोजाइगस येलो। ठीक, होमोजाइगस येलो डोमिनेंट। मुझे बताइए क्या हेटेरोजाइगस रेसेसिव हो सकता है? हेटेरोजाइगस भी हो, रेसेसिव भी हो? सर वो डोमिनेंट और रेसेसिव का मिलके बन रहा है हेटेरोजाइगस। तो हाँ सर, कैसे हो सकता है? रेसेसिव नहीं हो सकता सर, हेटेरोजाइगस। तभी वो दोनों हेटेरोजाइगस तभी तो बन रहा है जब उसके अंदर डोमिनेंट सर, और जब दो recessive मिलेंगे दोनों हैं। जब तो बनेगा वो कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, डोमिनेंट वरना वो और होमोजाइगस हो जाएगा। तो ये बताइए क्या मैं इसको होमोजाइगस रेसेसिव कह सकता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी को, या होमोजाइगस डोमिनेंट कहूंगा? सर होमोजाइगस डोमिनेंट। रेसेसिव कह सकता हूँ? नहीं सर, रेसेसिव नहीं कह सकते। जी ये होमोजाइगस कहलाएगा ही नहीं, ये हेटेरोजाइगस कहलाएगा। सर ये नहीं होगा ना, हेटेरो होगा। हेटेरोजाइगस है ना सर? हेटेरो होगा क्योंकि हेटेरो मींस डिफरेंट और होमो मींस सेम। यहाँ पे डिफरेंट सर है। ये तो सेम ही है ना सर। इतनी देर से सब इसको हेटेरो को होमो बोल रहे हैं। हेटेरो को होमो है, हेटेरोजाइगस है ना ये, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हेटेरोजाइगस होगा। सर सब बोल रहे हैं होमोजाइगस टॉल वगैरह। नहीं, हेटेरो है। होमोजाइगस टॉल ये ना, कैपिटल टी
ये हेटेरोजाइगस टॉल है। इसकी भी फिनोटाइप टॉल आएगी। और जरा समझिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया सबने। इसकी भी फिनोटाइप क्या आएगी? टॉल। ठीक, इसकी भी फिनोटाइप क्या आएगी? टॉल। पता लगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। रेसेसिव रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस हो सकता है, कभी भी रेसेसिव हेटेरोजाइगस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हेटेरोजाइगस होगा वो इस कंडीशन में आ जाएगा, और जब वो इस कंडीशन में आएगा तो दैट विल बी शो द डोमिनेंट जीन। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, ना कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, ना कि हेटेरोजाइगस रेसेसिव। ओके, ये है होमोजाइगस रेसेसिव। तो रेसेसिव हमेशा इन होमोजाइगस, दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल एस। ठीक, अगर एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है तो दैट इज ऑलवेज बी नोन एज द डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। यस सर। समझ आई नहीं? यस सर। सर आ गई। यस सर, समझ आ गई। ठीक, अब देखिए ये बोर्ड पे लिया, ये बोर्ड पे लिया हुआ लेक्चर है मेरा, यानी कि कहीं से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। बोर्ड पर भी हम ऐसे समझाते हैं ताकि बात समझ में तो आए ना कम से कम, और एक दिन में एक ही चीज, चाहे पूरा घंटा उसमें लग जाए। फर्स्ट, अच्छा ये देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मुझे कहते हैं जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन, यानी कि जीन जो आप ABCD लिख रहे हैं, ठीक है, ये जीन है। फिनोटाइप क्या है? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बनावट जो उस जीन पे बन के सामने आनी है। ठीक है भाई? यस सर। चले, आज हमारा जीनोटाइप भी हो गया, फिनोटाइप भी हो गया, जीन पूल भी हो गया, एलील भी हो गया, होमोजाइगस भी हो गया, हेटेरोजाइगस भी हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी हमें अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है जनाब। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो होंगे ना, वो फिर हम अब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे, क्रॉसेस की तरफ बढ़ेंगे हम। क्रॉस किसे कहते हैं जरा बस समझ लें कि अगर मैं टॉल हेटेरोजाइगस को टॉल होमोजाइगस से क्रॉस कराऊं तो नतीजा क्या निकलेगा? बच्चों की जीन में हाइट कौन सी जाएगी? यानी एक वक्त में एक करेक्टर, मेंडल ने यही किया, एक वक्त टॉल जाएगी ना फिर, जो आएगी नहीं आएगी बात की बात है। मैं तो भी सिर्फ क्रॉस समझा रहा हूँ कि मेंडल ने एक वक्त में एक करेक्टर को अंडरस्टैंड करते हुए क्रॉस कराया और नतीजे में उसी करेक्टर को स्टडी किया। ठीक है ना? जैसे कि उसने छोटी हाइट वाला पौधा कितना होगा? स्मॉल टी। ठीक है, बड़ी हाइट वाला क्या होगा? कैपिटल टी। तो उसने डॉर्फ को, यानी कि फॉर एग्जांपल ये तो दोनों चीजें लिखी हैं, टाइम खत्म हो रहा है बस, ये जो दोनों चीजें लिखी हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया, छोटे कद वालों को बड़े कद वालों से। नतीजा क्या निकला? कितना परसेंट निकला? फिर इस तरह सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के इसने क्रॉस किया। ठीक है, कल हम क्रॉसेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ये पिक्चर आपके पास शेयर है, पढ़ लीजिएगा। ओके सर। चलो, जज़ाकल्लाह।